हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और चैप्टर का नाम भी है फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है इसको पता करेंगे। पता करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू द फॉरेन करेंसी। The stock of foreign exchange with the country refers to the stock of all foreign currencies with the central bank, दैट इज आरबीआई, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। किसी भी कंट्री के पास एट ए टाइम कितनी फॉरेन करेंसी होती है उसको देखने के लिए आरबीआई के पास जितने भी टोटल रिजर्व्स हैं फॉरेन करेंसी के, उनको देखा जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज टू मेजर द एंटायर स्टॉक इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स। जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस चल रही है वो ये चल रही है कि एक कंट्री के सेंट्रल बैंक मतलब हेड बैंक, जैसे इंडिया में आरबीआई है, इसके पास एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे जितनी भी करेंसी है उसको यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाता है और बताया जाता है कि इस टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आरबीआई के पास इतना फॉरेन एक्सचेंज है इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स। तो फॉरेन एक्सचेंज सिंपल वर्ड्स में क्या होता है? फॉरेन करेंसी जो कि एक कंट्री के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है इस चीज को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इट इज द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अ यूनिट या फॉर अ फॉरेन करेंसी। एक यूनिट हमारी करेंसी का कितने फॉरेन यूनिट के करेंसी से एक्सचेंज हो सकता है उसे फॉरेन एक्सचेंज रेट या फिर सिंपली एक्सचेंज रेट कहा जाता है। In simple words, we can say that it is the price paid in domestic currency for buying a unit of the foreign currency. That is, $1 करंटली 81 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे अगर $1 खरीदना है तो मुझे 81 इंडियन रुपीज INR देने पड़ेंगे। तो ये क्या हो गया? एक्सचेंज रेट। कि एक यूनिट करेंसी को खरीदने के लिए मुझे अपनी डोमेस्टिक करेंसी में कितने रुपए देने पड़ेंगे। समझ की बात? इट इज ऑल्सो नोन एज द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसको हम किसी भी डोमेस्टिक करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू भी कह देते हैं। एक डेफिनेशन है क्रॉथर की, वो डिस्कस करते हैं। द रेट ऑफ एक्सचेंज measures the number of units of one currency which is exchanged in the foreign market for one unit of another currency। तो क्रॉथर ने भी यही कहा था कि एक्सचेंज रेट या फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब ये कि हम बाहर की करेंसी को खरीदने के लिए अपनी करेंसी की टर्म्स में कितना पैसा देते हैं। मतलब एक एक डॉलर बाहर से खरीदना है या एक पाउंड या एक रूबल जो भी खरीदना है, उसके बदले हम अपनी करेंसी कितने यूनिट्स देंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और टॉपिक का नाम है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो ये क्या होता है, कैसे डिटरमिन होता है, पूरा इस वीडियो में बताऊंगा, आप बने रहना। और बीच में अगर स्किप करके देखोगे तो फिर बीच में समझ नहीं आएगा। पेपर में कैसे लिखना है वो मैंने हर तरीके से बताया हुआ है। और शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। Flexible exchange rate is that rate which is determined by the demand and supply forces in the foreign exchange market. Flexible exchange rate वो exchange rate है जो मार्केट में जो भी डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। और डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी डिटरमिन करते हैं कि एक्सचेंज रेट कितना होगा। डिमांड एंड सप्लाई कैसे बनती है और उनके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट as it is determined by the free play of demand and supply forces in the international money market। इंटरनेशनल मनी मार्केट में ये फ्री फ्लो रहता है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिटरमिन किया जाता है, इसीलिए इसको फ्री एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है। द एक्सचेंज रेट एट विच द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू सप्लाई is also called द पार एक्सचेंज रेट और इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। तो कई जगह इसको पार एक्सचेंज रेट और इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है, क्योंकि जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट होती हैं वहीं पे ये इक्विलिब्रियम डिटरमिन होता है। नेक्स्ट इसी के अंदर मैंने डिस्कस करना है डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये आप सबको पता है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है? जो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चेंज होता रहता है वो डिटरमिन होता है, तो उसको डिटरमिन करेंगे। डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर टू बेसिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। सबसे पहले मैंने हेडिंग बना दी है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज की, तो थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इनवर्सली और नेगेटिवली रिलेटेड विद द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द रेट ऑफ एक्सचेंज। अब दिमाग से सोचो, अगर आपको फॉरेन करेंसी का रेट हाई मिल रहा है तो आप डिमांड तो कम कर दोगे ना। अगर डॉलर महंगा मिल रहा है, एक्सचेंज रेट ज्यादा है,
तो अगर आपको डॉलर लेने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो आप डिमांड कम कर दोगे ना, तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और एक्सचेंज रेट का नेगेटिव रिलेशन होता है हमेशा। Thus, higher the rate of exchange, lower will be the demand for foreign exchange and vice versa. इसी वजह से जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप होती है। तो मैंने हल्का-सा लिखा है कि भई यहाँ पे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज है, यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज है। डायग्रामेटिकली डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज़ इंडिकेटेड बाय द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, क्योंकि एक्सचेंज रेट और डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी में नेगेटिव रिलेशन है। इससे उल्टा चलें तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का पॉजिटिव रिलेशन होगा, क्योंकि जैसे ही एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो सप्लाई मार्केट में ज़्यादा आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डॉलर महँगा हो जाएगा, तो अगर आपके पास डॉलर पड़े हैं तो आप मार्केट में बेच दोगे, तो बेचोगे तो सप्लाई तो अपने आप ही बढ़ेगी। Other things remains constant. Supply of exchange rate is positively related with the rate of exchange. Higher the rate of exchange, higher the supply of foreign exchange and vice versa. तो इसमें मैंने क्या किया, पॉजिटिव बना दी। जब आपको पेपर में करना है तो यहाँ 3-4 लाइनें एक्सप्लेन भी कर देनी है कि इन द गिवन फिगर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज शोन ऑन x-axis, while the rate of exchange is shown on y-axis. SF curve, supply of foreign exchange curve. SF curve shows the supply of foreign exchange curve. It slopes upward because फिर से यही बातें लिख दी जो ऊपर लिखी थी कि there is a positive relation, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा बड़ा बड़ा सा डायग्राम लगना चाहिए। फिर आ जाता है इक्विलिब्रियम। फिर से वही बात कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज और पार रेट ऑफ एक्सचेंज अकर्स व्हेन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू डिमांड। तो आपने लिख दिया जहां डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बराबर होती हैं, वहीं इक्विलिब्रियम होता है। फिर आपने सेम डायग्राम डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बनाई, जहाँ पे कट होता है वो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, और उतनी क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की जो है उतनी रेट ऑफ एक्सचेंज पे एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है। इसको भी एक्सप्लेन करना है डायग्राम से, मैं फिर से बता देता हूँ डायग्राम में क्या करना है। इन द गिवन फिगर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर शोन ऑन एक्स एक्सिस while the rate of exchange is shown on y axis. DF is the demand for foreign exchange and SF is the supply of foreign exchange. Both these curves intersect each other at point E, which is the point of equilibrium, and ORE is the equilibrium rate of exchange, and OQE is the equilibrium quantity of exchanged currency. तो बहुत आसान है, कोई बाहर से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाता है क्या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में चेंजेस आते हैं? बिल्कुल आते हैं। किस वजह से? डिमांड और सप्लाई के चेंज होने से। तो ये चीज़ भी अब मैं साथ के साथ ही डिस्कस करूँगा। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, कि जब भी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब भी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ती है तो नॉर्मल सप्लाई ये थी, नॉर्मल डिमांड ये थी। तो डिमांड सप्लाई जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी। जब भी डिमांड बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है? राइटवर्ड शिफ्ट होती है, अपवर्ड शिफ्ट होती है। नया इक्विलिब्रियम आ गया E1 पे, इस पे क्या है? एक्सचेंज रेट बढ़ गया और क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी भी बढ़ गई, नीचे से डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ गई। इससे क्या पता लगता है? इट रिफ्लेक्ट्स डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब आप दिमाग से सोचो, इन मैं क्या करवा रहा हूँ पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी तो उसका रेट बढ़ जाएगा, और अगर उसका रेट बढ़ जाएगा तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, $1 80 का था, आफ्टर द इंक्रीज इन डिमांड फॉर डॉलर $1 85 का हो गया, तो हमें अब पैसे पहले से ज्यादा देने पड़ गए ना। समझिए बात, तो हमारी करेंसी क्या होगी? डेप्रिशिएट। Currency depreciation refers to a situation when domestic currency depreciates in relation to a foreign currency. Foreign currency के हिसाब से हम मतलब पहले से ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, और पैसे नहीं मतलब रुपए दे रहे हैं, और हमारी करेंसी पहले से ज़्यादा जो है वो डेप्रिशिएट कर गई है। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड गिर जाती है फिर क्या होगा? तो ये नॉर्मल सप्लाई होगी, ये नॉर्मल डिमांड होगी, ये यहाँ ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे काटते हैं, ये एक्सचेंज रेट हो गया, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। जब भी डिमांड गिरती है तो डिमांड कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, तो नया इक्विलिब्रियम E1 पे होगा और नया एक्सचेंज रेट OR1, और नई क्वांटिटी जो है फॉरेन करेंसी की वो OQ1। तो ये क्या शो करती है? इट रिफ्लेक्ट्स एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब भी फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की जो है एप्रिसिएशन हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? करेंसी एप्रिसिएशन रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट्स इन रिलेशन टू अ फॉरेन करेंसी। दैट मींस जो $1 80 का था पहले, अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड गिर गई, डॉलर की डिमांड गिर गई, तो अब $1 ₹70 का आ सकता है, या ₹75 का, 75 का भी आ सकता है। इससे क्या हुआ? हमारी करेंसी एप्रिशिएट होगी। पहले ₹80 देने पड़ रहे थे, अब 75 या 70 रुपीज़ ही देने पड़ रहे हैं, तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। समझ गए बात?
नेक्स्ट आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। जब भी फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी फिर क्या होगा? जब भी फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी, पहले डायग्राम समझाता हूँ। ये डिमांड कर्व, ये नॉर्मल सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो जब भी सप्लाई बढ़ जाएगी तो सप्लाई क्या होती है? राइटवर्ड शिफ्ट होती है। तो नया इक्विलिब्रियम E1 पे आ गया, नई क्वांटिटी OQ1, नया प्राइस OR1। तो सिंपल वर्ड्स में एक्सचेंज रेट जो है हमारी करेंसी के लिए एप्रिशिएट हो गया। तो मैं फिर से हेडिंग पढ़ रहा हूँ, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई फॉरेन करेंसी। जब फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी तो दिमाग से सोचो, उनकी सप्लाई बढ़ गई तो उनकी वैल्यू गिरेगी, तो हमारी तो अप्रिशिएट करेगी ना। तो इट रिफ्लेक्ट्स, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। फॉर एग्जांपल $1 80 का था, अगर सप्लाई फॉरेन करेंसी या डॉलर बढ़ गई तो $1 70 या 75 का भी हो सकता है, जिसको हमारी डोमेस्टिक करेंसी की एप्रिसिएशन कहा जाएगा। फोर्थ सिचुएशन, इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन द सप्लाई फॉरेन करेंसी। अब फॉरेन करेंसी की सप्लाई गिर गई तो उसकी मार्केट में कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी और फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट कर जाएगी। तो ये मैंने बनाया डिमांड नॉर्मल, और ये बनाया सप्लाई। ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी, ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज हो गया। अब अगर डॉलर की सप्लाई कम होगी तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी सप्लाई कर्व, जो इंटरसेक्ट करती है E1 पे। तो नया इक्विलिब्रियम रेट R1 आ जाएगा और नई क्वांटिटी Q1 आ जाएगी। इट रिफ्लेक्ट्स द डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, क्योंकि फॉरेन करेंसी की सप्लाई कम होगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, हमारी वैल्यू गिर जाएगी। $1 80 का है, तो फॉरेन करेंसी की अगर सप्लाई गिर गई तो $1 85 का हो जाएगा। अब जैसे जैसे डॉलर की कमी होती जा रही थी वर्ल्ड में, डॉलर की सप्लाई कम होती जा रही थी, क्योंकि वो अपने रेट बढ़ा रहे थे, आपको पता ही है ना, वहाँ बॉन्ड यील्ड वगैरह बढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता तो आप सिंपल वर्ड्स में समझो कि सारा डॉलर फिर से यूएस में जा रहा था पूरे वर्ल्ड में से, इसीलिए डॉलर के रेट काफी तेजी से बढ़ रहे थे। कंक्लूजन क्या है भाई इस सब का? एक्सचेंज रेट राइजेस व्हेन द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइजेस, और व्हेन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स, एंड इट लीड्स टू डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। तो जब भी एक्सचेंज रेट बढ़ता है, हमारी करेंसी की डेप्रिसिएशन होती है। और वो बढ़ता क्यों है? या तो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है या फॉरेन करेंसी की सप्लाई गिर जाती है। ऑन द अदर हैंड, एक्सचेंज रेट फॉल्स व्हेन द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी फॉल्स, और व्हेन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, इट लीड टू एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारी करेंसी की एप्रिसिएशन तब होती है जब फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो गिर जाए या उनकी सप्लाई बढ़ जाए। इस चीज को हम एक्सचेंज रेट का गिरना कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज एंड टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। जब भी हम डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज करते हैं तो उसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड फॉर वेरियस पर्पसेस। किसी भी कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड वेरियस पर्पसेस के लिए हो सकती है। बेसिकली इट इज डिमांडेड फॉर मेकिंग पेमेंट्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली हम डिमांड क्यों करते हैं फॉरेन करेंसी की? क्योंकि हमने पेमेंट्स करनी है। किस किस की, वो डिस्कस करेंगे नीचे। ईच टाइप ऑफ पेमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कंपोनेंट ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। हर एक टाइप की पेमेंट जो हम बाहर करते हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूट है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का। ब्रॉडली फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। नंबर वन, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। जब भी कोई कंट्री लोन लेती है तो वापस भी तो करना है ना, मगर वापस तो उसी की करेंसी में करना है। तो इसीलिए तो हमें फॉरेन करेंसी मतलब कमानी पड़ती है या उसकी डिमांड करनी पड़ती है। इंटरनेशनल लोन्स आर रेज्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। जब भी हमें लोन मिलता है वो फॉरेन करेंसी की शेप में ही मिलता है। अकॉर्डिंगली फॉरेन करेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर द रीपेमेंट ऑफ दीज लोन्स। इन लोन को वापस करना है तो फॉरेन करेंसी ही चाहिए। इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो लेस डेवलप्ड कंट्रीज ने तो ज्यादातर कर्जे लिए ही होते हैं बाहर से और फिर वापस भी करने, तो उसका एक मेन कंपोनेंट है डिमांड का कि हमने रीपेमेंट करनी है इंटरनेशनल लोन्स की। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज एन इम्पॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटी। के बड़े बड़े बिजनेसमैन बाहर बाहर फॉरेन कंट्रीज में जा जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए भी उनको बाहर की करेंसी चाहिए होती है। वी नीड करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच द इन्वेस्टमेंट इज टू बी मेड। जिस कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करनी है वहां की करेंसी तो चाहिए। दस US डॉलर्स आर डिमांडेड इन इन्वेस्टमेंट इफ इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द इट्स टू बी मेड इन द US। अगर यूएस में इन्वेस्टमेंट करनी है तो US डॉलर चाहिए, यूके में करनी है तो पाउंड चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ की बात? तो जिस कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करनी है वहां की करेंसी चाहिए, इसलिए भी
जो फॉरेन करेंसी है उसकी डिमांड की जाती है। नेक्स्ट आ गया इंपोर्ट्स। जब बाहर से कोई सामान मंगवाना है तो उसके लिए भी तो फॉरेन करेंसी चाहिए ना। इफ इफ शुरू से बोलता हूँ, वी इम्पोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हर एक कंट्री बाहर से सामान, गुड्स एंड सर्विसेज मंगाती है। इट रिक्वायर्स फॉरेन एक्सचेंज। इसके लिए क्या चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज, बिकॉज पेमेंट्स ऑफ इम्पोर्ट्स आर मेड इन फॉरेन एक्सचेंज ओनली। जब भी आप बाहर से सामान खरीदोगे तो फॉरेन करेंसी दोगे ना, अपनी करेंसी थोड़ी ना दोगे। समझ की बात। नेक्स्ट, डायरेक्ट परचेजेस अब्रॉड। अगर बाहर से कोई डायरेक्ट परचेज कर लेते हो उस केस में भी हमें बाहर की करेंसी चाहिए। फॉरेन एक्सचेंजेस needed to make direct purchases abroad because people from our country visit our other countries of the world as tourists। अगर यहाँ से कोई बाहर टूरिस्ट बन के जाता है, कोई भी बाहर से खरीदता है तो उसे तो डॉलर ही चाहिए ना, तो यहाँ से एक्सचेंज करवा के जाते हैं। यहाँ से अपनी करेंसी को एक्सचेंज करेंगे, बाहर जाके फिर खर्च करेंगे। समझ की बात। दे ऑल्सो गो अब्रॉड फॉर स्टडीज। स्टडीज के लिए भी जा सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी जा सकते हैं। दिस इन्वॉल्व्स डायरेक्ट परचेजेस अब्रॉड। तो स्टडी के लिए जाएं या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाएं तो जब भी बाहर जाते हैं तो पैसा तो खर्चेंगे ही, तो डॉलर की डिमांड तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है ग्रांट्स एंड डोनेशंस। अब आपको पता है गरीब कंट्रीज या लेस डेवलप कंट्रीज को बाहर से ग्रांट्स एंड डोनेशन आते हैं, वो तो सप्लाई का पार्ट हो गया। मगर अगर हमें अपने से गरीब कंट्रीज को देना है, जैसे इंडिया श्रीलंका को देता है ग्रांट्स वगैरह, ठीक है, बांग्लादेश को या नेपाल को दे देता है, ठीक है, तो उसके लिए भी तो डॉलर चाहिए ना। यूनिलेटरल पेमेंट्स दैट इज ग्रांट्स एंड डोनेशंस। यूनिलेटरल होता है वन साइडेड, तो ग्रांट्स एंड डोनेशंस वन साइडेड होती हैं, उसके बदले उस कंट्री को कुछ मिलता नहीं है। To the rest of the world also contribute to the demand for foreign exchange. Grants and donations of a country are often made in terms of currency of that country or in terms of some internationally accepted currency that is US dollar। तो जब भी हम किसी कंट्री को ग्रांट दे रहे हैं या तो उसी की करेंसी में देंगे या कोई इंटरनेशनल करेंसी में देंगे, जैसे कि डॉलर होता है, ठीक है। इस वजह से भी डिमांड की जाती है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ इनकम्स। अब आप खुद सोचो, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ऑल्सो राइजेज फॉर द पेमेंट ऑफ फैक्टर इनकम्स विच आर रिपेट्रिएटेड अब्रॉड। जो बाहर से इंडिया में आए हुए हैं, काम कर रहे हैं, जब उनको हम तनख्वाहें देंगे, तो जब तनख्वाहें देंगे तो उनको तो डॉलर की टर्म्स में देंगे ना तनख्वाह, तो वो अपने कंट्री में जब चेंज कराने जाएंगे या अपने कंट्री में भेजेंगे तो भी तो उनको डॉलर कन्वर्ट कराना ही पड़ेगा, इसलिए भी तो हमें डॉलर चाहिए या फॉरेन करेंसी चाहिए। इट इज लाइक फैक्टर इनकम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हमने फैक्टर इनकम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को देनी है या यहाँ जो फॉरेनर्स लगे हैं उनको तनख्वाह देनी है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, तो इसलिए भी तो हमें डॉलर चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। फॉरेन करेंसी पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग करेंसीज लाइक यूएस डॉलर्स held or demanded by the people for the purpose of speculative trading। तो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के लिए भी डॉलर सस्ता होता है, डिमांड बढ़ जाती है, महंगा होता है, सप्लाई बढ़ जाती है, मतलब बेच देते हैं। ऑफ्टन मोर फॉरेन एक्सचेंज इज हेल्ड व्हेन द एक्सचेंज रेट इज लो एंड वाइस वर्सा। तो जब एक्सचेंज रेट लो होता है तो काफी ज्यादा फॉरेन करेंसी खरीद ली जाती है स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के लिए। अब ये जो 7 पॉइंट्स थे, टुगेदर these components of demand add up to aggregate demand for foreign exchange। सारे जो कंपोनेंट्स हैं इनको मिला दिया जाए तो एग्रीगेट डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज हमें पता लग सकती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। के जो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है उसके क्या मेन कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या चीजें मिलके सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बनाती हैं, वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिपेंड्स अपॉन मेनी सोर्सेज। ईच सोर्स कॉन्स्टिट्यूट अ कंपोनेंट ऑफ सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज। तो मतलब सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज कई चीजों पर डिपेंड करती है, हर एक कंपोनेंट मिला के आपस में सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बनाता है। अ कंट्री रिसीव्स फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ सप्लाई। किसी भी कंट्री के पास सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज मतलब सप्लाई फॉरेन करेंसी किस किस तरीके से आती है, वो मैंने फॉलोइंग पॉइंट्स में डिस्कस किया गया है। पहला पॉइंट, एक्सपोर्ट्स। जब भी कोई कंट्री एक्सपोर्ट करती है तो बाहर से डॉलर या फॉरेन करेंसी आती है, तो वो भी एक सोर्स ऑफ सप्लाई हो गया, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब भी हम कोई माल एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर से जो करेंसी आती है हमारे पास, वो भी एक सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज का इंपॉर्टेंट सोर्स है। Thus, exports of goods and services from India to rest of the world would mean supply of foreign exchange to India in terms of receipt of exports। जो भी हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उससे जो भी पैसे कमाते हैं,
जो भी रिसीट्स कमाते मतलब रिसीट्स आती हैं हमारे पास, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। तो फर्स्ट पॉइंट था एक्सपोर्ट, के बाहर माल बेचो और बाहर से फॉरेन करेंसी आएगी। सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स चाहे एफडीआई की फॉर्म में, एफआईआई की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी होता है। गला बैठ गया बोल बोल के। इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो बाहर वाली कंट्री से इन्वेस्टमेंट आती है, वो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है सप्लाई फॉरेन करेंसी का। लॉट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लोज from developed countries to underdeveloped countries through this channel of economic activity, that is FDI and FII। तो इस चैनल ऑफ एक्टिविटी से काफी पैसा इनफ्लो होता है और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आ जाती है। एफडीआई और एफआईआई में क्या फर्क है? आपको पता है कि एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई बाहर से कंपनी आई और हमारे यहाँ पे कंपनी खोल दी, जैसे टोयोटा, होंडा हमारे कंट्री में आए और अपनी फैक्ट्रियां खोल दी, वो एफडीआई है। एफआईआई आती हैं सिर्फ शेयर मार्केट के लिए, मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है उनके शेयर खरीदने के लिए, ठीक है, अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए नहीं आती। इसलिए कंपैरिजन में देखा जाए तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि एफडीआई जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफआईआई से, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है डायरेक्ट परचेजेस बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाहर से जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ से कोई डायरेक्टली खरीद लें, ठीक है ना, वो भी जो है बाहर से डॉलर लेके आएंगे। डायरेक्ट परचेजेस बाय रेजिडेंट्स ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो कंट्रीब्यूट टू फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू डोमेस्टिक इकोनॉमी। कोई बाहर से टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ से कोई डायरेक्टली खरीद लेते हैं तो डॉलर की सप्लाई आ जाती है, ठीक है। लोन्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब बाहर से हम लोन्स लेते हैं तो हमें क्या करना है? हमें तो कुछ नहीं करना, जब भी हमारे पास लोन्स आएंगे वो हमारे रिसीट्स में आ गए ना, और हमें बाहर से फॉरेन करेंसी आ गई, ठीक है। बेसिकली इट रेफर्स टू द बोरोइंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल अ लोन फ्रॉम यूएस वुड मीन फ्लो ऑफ यूएस डॉलर फ्रॉम यूएसए टू इंडिया। अगर यूएस से या यूएसए से लोन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यूएस से हमें डॉलर्स वगैरह देगा, तो वो भी फॉरेन करेंसी आ गई ना। इट कंट्रीब्यूट्स टू सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज टू इंडिया। समझ की बात? तो जब भी हम लोन्स लेते हैं फॉरेन करेंसी के टर्म्स में, तो हमें क्या मिलता है? हमें जो लोन्स आते हैं फॉरेन करेंसी के टर्म्स में, वो भी हमारी सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी को जो है मतलब एड ऑन करते हैं, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हमें डोनेशंस देनी है अपनी गरीब कंट्री को, तो हमें हमसे अमीर कंट्रियां भी तो ग्रांट्स एंड डोनेशंस देंगी ना। ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज। तो जो भी बाहर से ग्रांट्स आते हैं, डोनेशंस आती हैं, वो भी फॉरेन करेंसी के टर्म्स में आती हैं। अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लोज फ्रॉम रिच टू द पुअर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बाय वे ऑफ ग्रांट्स एंड डोनेशंस। तो जितने भी रिच कंट्रीज हैं वो पुअर कंट्रीज को ग्रांट्स एंड डोनेशंस देती रहती हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए जिसको आ रही है ग्रांट्स एंड डोनेशंस। नेक्स्ट, income receipts. Foreign exchange also flows from rest of the world to the domestic economy by the way of income receipts. हमारे लोग बाहर जाते हैं, बाहर से काम करते हैं, तनख्वाहें कमा के अपने कंट्री में लेके आते हैं। समझ के बात? These receipts refers to the receipts of factor incomes from rest of the world. Rest of the world से जो भी हम कमाते हैं पैसे, हमारे लोग जो लगे हुए हैं काम करने, तो वो कमाते हैं, तो वो लेके आते हैं अपने कंट्री में, तो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज है। नेक्स्ट, रेमिटेंसेज बाय non-residents. Remittances by non-residents are also important source of supply of foreign exchange from rest of the world. जो भी नॉन रेजिडेंट्स हैं, इंडिया में आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है, तो नॉन रेजिडेंट्स यहाँ पे रेमिटेंसेस करते हैं, अपने पैसे डालते हैं, एफडीआई मतलब एफडीज वगैरह कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह कराते हैं। तो कई नॉन रेजिडेंट है जो यहाँ से बाहर गए हुए हैं और बाहर की पीआर मिल गई हुई है, उनको परमानेंट रेजिडेंसी, वो अपने घरों में भी भेज देते हैं पैसे थोड़े बहुत। तो इन सबको कंट्रीब्यूट करें तो बाहर से सप्लाई इन इन सोर्सेज के थ्रू भी आ जाती है। तो अगर इन सारी चीजों को टुगेदर देखें, टुगेदर दीज कंपोनेंट्स इकट्ठे मिला के देखें, तो सप्लाई फिर से बोलता हूँ, टुगेदर दीज कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई एड अप टू द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर सारे कंपोनेंट्स को मिला के देखा जाए तो एग्रीगेट सप्लाई बनती है जो फॉरेन एक्सचेंज की, वो इन सारे कंपोनेंट्स के थ्रू ही बनती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और टॉपिक का नाम है आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उसमें क्या फायदे रहते हैं ये डिस्कस करूंगा। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और चलिए शुरू करते हैं। फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर गिवन इन फेवर ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। नंबर 1, पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। हर एक कंट्री को ये फायदा रहता है कि जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो हमारी करेंसी हमारी डिमांड सप्लाई के हिसाब से चलेगी ना, उसके हिसाब से तो नहीं चलेगी कि दूसरी करेंसी क्या कर रही है। समझिए बात। तो इसमें क्या रहता है, हर एक कंट्री अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज अपने हिसाब से बना सकती है। ठीक है, एवरी कंट्री इज फ्री टू चॉक आउट इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिपेंडेंटली अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। हर एक कंट्री अपनी अलग तरीके से विदाउट इंटरफेयरिंग, मतलब विदाउट किसी और की इंटरफेरेंस अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी अपने हिसाब से बना सकती है। अ कंट्री इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंडीशंस प्रिवेलिंग इन अनदर कंट्री। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में किसी और कंट्री में कुछ भी हो रहा है उसका असर तो पड़ता है, मगर अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज खुद बना सकती है, इंटरफेरेंस नहीं रहती। इफ द कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस ऑफ अ कंट्री इन्फ्लुएंस another country, then such countries can introduce flexible exchange rate which nullifies the impact of other country या अदर करेंसीज। तो अगर किसी कंट्री में कोई डिस्टर्बेंस चल रही है तो हम अपनी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंडर अपनी करेंसीज को इस हिसाब से सेट कर सकते हैं कि हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी अपने हिसाब से बना सकते हैं, उनके हिसाब से नहीं बना सकते। समझ की बात। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हमें दूसरों के हिसाब से चलना पड़ता था। द सेम इज नॉट पॉसिबल अंडर स्टेबल एक्सचेंज रेट या फिक्स एक्सचेंज रेट। माफ करना, मैं ये बोल गया कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में ऐसे नहीं बना सकते थे, जल्दी में। फिक्स एक्सचेंज रेट में हम अपनी पॉलिसीज खुद नहीं बना सकते थे। हमारी पॉलिसीज, जो भी फॉरेन पॉलिसीज या इकोनॉमिक पॉलिसीज होती थी, वो दूसरे कंट्री पे डिपेंड करती थी। समझ की बात। अब ऐसा नहीं होता। फ्लेक्सिबल सिस्टम में हर एक कंट्री को फ्रीडम मिलती है कि वो अपनी पॉलिसी अपने हिसाब से बना सकती है। नेक्स्ट आ जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। In case of flexible exchange rate, the level of employment and prices in the country can be stabilized and full employment situation can be created. तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है, हम अपनी जो इकोनॉमी है वो अगर फ्लक्चुएट कर रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट से दूर जा रही है, तो हम अपनी कंट्री में प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और जो फ्लक्चुएशंस है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, और जो क्या कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसको मेंटेन करवा सकते हैं। किस तरीके से? इट इज सो बिकॉज रेट ऑफ एक्सचेंज कैन बी वेरिड अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री। तो हम अपने एक्सचेंज रेट को मॉनेटरी पॉलिसी के साथ ट्यून इन कर सकते हैं ताकि जो फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ के जो मोटिव्स हैं वो हासिल हो सकें। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर हम क्या करेंगे, एक्सचेंज रेट को कुछ ना कुछ खरीदेंगे, ज़्यादा करेंगे, या फिर जो अपनी करेंसी की जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करेंगे या सप्लाई को बढ़ा देंगे। समझ की बात। इस तरीके से हथकंडे अपनाएंगे ताकि हमारी करेंसी का जो रेट है वो उस हिसाब से रहे कि हमारे कंट्री में ग्रोथ भी हो और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी मेंटेन रहे। इट इज़ नॉट पॉसिबल अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती थी। रेगुलेशन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो मतलब हम अपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस इन द कंट्री वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये सबको पता है कि हर एक कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो अलग टाइम पे अलग अलग रहती हैं। समटाइम्स द लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, ट्रेड एटसेट्रा राइजेज इन द कंट्री एंड एट अदर टाइम्स इट फॉल्स। कुछ टाइम पे इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट ये बढ़ जाते हैं, कुछ टाइम पे गिर जाते हैं। कंसिक्वेंटली इन अ बिड टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, कंट्री हैज ईदर टू रिजॉर्ट टू डिवैल्यूएशन और ओवरवैल्यूएशन। तो इन सिचुएशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए कंट्री को क्या करना पड़ता है, डिवैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन करनी पड़ती है, जो कि पॉसिबल है सिर्फ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। फिक्स एक्सचेंज रेट में डिवैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन पॉसिबल ही नहीं थी। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये तो सबसे इसका इंपॉर्टेंट मेरिट है कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलता है और डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी हर जगह एक्सेप्टेबल है। समझ की बात। द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन इकोनॉमिक्स इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। हर एक थ्योरी पे अप्लाई होता है डिमांड एंड सप्लाई। इफ द एक्सचेंज रेट इज लेफ्ट टू इटसेल्फ, दिस प्रिंसिपल कैन डिटर्मिन सक्सेसफुली द रेट ऑफ एक्सचेंज। अगर डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से सब कुछ छोड़ दिया जाए तो एक्सचेंज रेट खुद ही डिटर्मिन कर लेगा अपने आप को डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। तो सबसे बड़ा जो मेरिट है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का, ये डिमांड और सप्लाई के हिसाब से रेट ऑफ एक्सचेंज को तय करता है, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं तय करता, या फिर फिक्स एक्सचेंज रेट जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया होता है उस हिसाब से तय नहीं करता। बट इसकी डीमेरिट में यही पॉइंट लिखेंगे, डिमांड सप्लाई तो हर 2 मिनट पे चेंज आता है, तो फ्लक्चुएशंस होती हैं, अनस्टेबिलिटी आती है, वो इसका डीमेरिट हो गया। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। नेक्स्ट आ जाता है इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। Since foreign exchange and the internal economic situation of a country are largely influenced by balance of payment,
and to restore equilibrium in balance of payment is the sole function of exchange rate. Hence, to allow this equalizer to operative independently and automatically will be more befitting. Simple words में अगर हम डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से अपनी इकोनॉमी को छोड़ देंगे, अपनी इकोनॉमी के एक्सचेंज रेट को छोड़ देंगे, तो वो एक्सचेंज रेट आएगा जो ऑप्टिमल होगा, उससे हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन बेटर हो सकती है। ये कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है। बाकी इकोनॉमिस्ट कहते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं है, हमें अपने एक्सचेंज रेट को हल्का फुल्का चेंज करना पड़ेगा ताकि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही कर पाएं। समझ की बात? तो IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह कहते हैं कि भाई हम अपने जो एक्सचेंज रेट है इनको कंट्रोल ना करें, डिमांड सप्लाई के हिसाब से छोड़ दें। मगर उन कंट्रीज को रियायत दी हुई है जिनके बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब रहते हैं, उनको रियायत दी हुई है कि तुम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर डिमांड सप्लाई के हिसाब से अपनी करेंसी को छोड़ दिया जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट लॉन्ग टर्म में अपने आप बराबर आ जाएगी। BOP कैन बी बैलेंस्ड ओनली इफ the exchange rate is allowed to adjust itself as per the existing situation। तो जो भी existing situation है उसके हिसाब से डिमांड सप्लाई चेंज होती रहेगी और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा वो अपने आप एडजस्ट होता रहेगा। मगर कुछ इकोनॉमिस्ट इसको नहीं मानते, वो कहते हैं डिमांड सप्लाई के चेंज होने से बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर खराब होता है तो वो खराब ही होता रहेगा, जब तक सरकार कोई स्टेप नहीं लेगी तब तक वो क्राइसिस में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन इंटरनेशनल लिक्विडिटी। तो इससे इंटरनेशनल लिक्विडिटी बढ़ती है, ये पॉइंट है। इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, governments of different countries of the world will have no need to keep large reserves of gold or other valuable metals। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिमांड सप्लाई पे बेस्ड है और उस कंट्री में कितना सोना है उसके ऊपर बेस्ड नहीं है। तो जब सोने के ऊपर बेस्ड नहीं है तो हम सोने की ट्रांजैक्शन बाहर कर सकते हैं, जिससे और ज्यादा करेंसी ले सकते हैं और कंट्री की डेवलपमेंट कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी कुड बी फाउंड। Speculators of the foreign exchange would also able to supply foreign exchange सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एज रिक्वायर्ड। तो जब सोने की टेंशन ही नहीं है, जो करेंसी है उसकी वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस्ड है, तो हर एक कंट्री के पास जो सोना होगा कुछ क्वांटिटी वो फ्री हो जाएगी, जिसको वो बाहर बेच के बाहर से पैसा ला सकती है और अपने कंट्री की डेवलपमेंट कर सकती है। तो जब भी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी बढ़ जाती है, जिससे कई प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन मिल सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर वो लिंक आप नंबर वाइज पढ़ते हैं तो ही आपको फायदा रहेगा। अगर नंबर वाइज नहीं पढ़ते तो आप बीच बीच में से टॉपिक करते हैं तो कई चीजें आपकी छूट जाएंगी। और ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये इंटरलिंक्ड है, अगर इंटरलिंक्ड स्टडी नहीं की जाएगी फिर आपको समझ नहीं आ पाएगी। तो मेरी तो ये आपसे गुजारिश या रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी आप वीडियो में टपकें या सीधा आपको सर्च में मिल जाए, आप नंबर वाइज वीडियो देखिए, उसकी डिस्क्रिप्शन में जाइए, नंबर वाइज देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा वो टॉपिक। टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और टॉपिक का नाम है आर्गुमेंट्स अगेंस्ट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है ये भी अपने आप में कोई पूरा नहीं है, हर एक चीज़ की मेरिट्स डीमेरिट्स होती हैं। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था मेरिट्स, अब डिस्कस करेंगे डीमेरिट्स क्या हैं या आर्गुमेंट्स अगेंस्ट। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नंबर वाइज चेक करेंगे तो पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर पुट फॉरवर्ड अगेंस्ट द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या है? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, इट कॉजेज अनसर्टेनिटी या अनस्टेबिलिटी। हर 2 मिनट में डिमांड सप्लाई के चेंज होने से एक्सचेंज रेट चेंज हो जाता है, जो कि अनस्टेबिलिटी या अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम लीड्स टू अनसर्टेनिटी, क्योंकि डिमांड सप्लाई चेंज होती रहती है, ये भी चेंज होता रहता है। दिस अनसर्टेनिटी मेक्स it impossible for exporters and importers to be certain about the prices they will have to pay और रिसीव इन फॉरेन एक्सचेंज। अब जब एक्सचेंज रेट हर 2-2 मिनट में 10-20 पैसे ऊपर नीचे हो रहा है, 10-20 पैसे में कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जिन्होंने अरबों खरबों रुपए की पेमेंट करनी है उनको 10-20 पैसे तो 1-2 लाख रुपए हो जाएंगे अगर ऊपर नीचे होगा तो उनको पता ही नहीं लग पाता कि उन्होंने कितनी पेमेंट करनी है एग्जैक्टली, क्योंकि जिस टाइम वो पेमेंट करेंगे अगले सेकंड में एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हो जाएगा। दिस विल हैव डैम्पनिंग इफेक्ट ऑन फॉरेन ट्रेड। इसकी वजह से फॉरेन ट्रेड काफी नेगेटिवली असर हो सकता है, पहले से फॉरेन ट्रेड गिर सकता है, मगर ऐसा हुआ नहीं है। जैसे जैसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे ट्रेड बढ़ा ही है। ठीक है। इट कॉजेज रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिलो ऑप्टिमम लेवल्स। ऑप्टिमम लेवल्स, जितने एक कंट्री को ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट या ऑप्टिमम लेवल ऑफ ट्रेड चाहिए उससे कम हो पाएगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट हर दो सेकंड में चेंज हो रहा है। ठीक है। द सिस्टम ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट विल ग्रेटली कर्टेल फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द रिस्क।
तो इस टाइप का जो सिस्टम है, कुछ लोगों का, इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को डिस्करेज कर सकता है। इससे बाहर से एफडीआई या एफआईआईज नहीं आ पाएंगी, ज़्यादा जो आनी चाहिए, क्योंकि जो एफआईआईज और एफडीआईज हैं वो कहेंगे हमारा पैसा इस कंट्री में हम डाल तो रहे हैं मगर पता नहीं एक्सचेंज रेट क्या हो जाए, तो उससे उनके दिमाग में डर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एनकरेजेस स्पेकुलेशन। Another serious defect of flexible exchange rate is that it provides great scope of speculation. हर कोई स्पेकुलेट करना चाहेगा। डॉलर का रेट आज है मान लो 80, सब सोचेंगे 85 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, जमा करके रख लेंगे डॉलर को, जमाखोरी हो जाएगी, स्पेकुलेशन हो जाएगी बहुत ज्यादा। द स्पेकुलेशन विल ब्रिंग अबाउट ग्रेटर आर्टिफिशियल चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट। अगर मार्केट से गायब हो गया पैसा, डॉलर गायब हो गया, तो सप्लाई तो और ज्यादा कम हो जाएगी, उससे जो एक्चुअल में जो रेट ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए वो नहीं रहेगा, और ज्यादा आर्टिफिशियल टाइप रह जाएगा, क्योंकि स्पेकुलेटर्स ने स्पेकुलेट कर दिए, करेंसी मार्केट से गोल कर दिए, पैसे मतलब डॉलर गोल कर दिए, जिसकी वजह से उसकी डिमांड और सप्लाई में चेंजेस आ जाएंगे। समझ की बात। दस स्पेकुलेशन हैज डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। तो स्पेकुलेशन की वजह से क्या होता है, जो स्टेबिलिटी है वो और ज्यादा कम हो जाती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है, या फिर ये कह सकते हो कि अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिस्करेजेस लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि एक ही बात है भाई, फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है। फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज डिस्करेजेस लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट इससे डिस्करेज होती है, क्योंकि वो जो फॉरेन इन्वेस्टर वो कुछ सोचेगा पता नहीं कल को क्या रेट हो। ठीक है ना। इट मेक्स स्मूथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री आर रिस्की अफेयर। तो जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री पैसा जो स्मूथली जा रहा था उसको काफी रिस्की बना देता है, क्योंकि आज आपने किसी कंट्री में पैसे इन्वेस्ट किए और कल को रेट ऊपर नीचे हो गया तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई, तो नुकसान तो आपका ही है ना। इट एडवर्सली अफेक्ट्स द कैपिटल मूवमेंट्स अमंग कंट्रीज। तो कंट्रीज के बीच में जो पैसे की मूवमेंट्स होती हैं उसको काफी नेगेटिव असर डालता है ये। नेक्स्ट आ जाता है इट कॉजेज इन्फ्लेशन। अब आपको पता है किसी और कंट्री में कोई स्यापा पड़ गया, अब यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला कर दिया, ठीक है, डॉलर का रेट बढ़ गया, उसकी वजह से हर एक कंट्री में पेट्रोल महंगा हो गया, पता नहीं क्या क्या चीजें महंगी होगी। समझ गई बात। तो एक कंट्री में कोई पंगा पड़ता है या रेट ऊपर नीचे होता है, उससे क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है, और सारी चीजें क्रूड ऑयल से रिलेटेड है, वो सब कुछ महंगा कर देती है। Another defect of flexible exchange rate policy is that it may cause inflation. ये जो सबसे बड़ा डिफेक्ट है ये भी है कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन मतलब महंगाई आ सकती है। If due to any reason the currency of a country depreciates, it would push up prices फॉर इम्पोर्टेड गुड्स। अगर किसी भी वजह से हमारे कंट्री की करेंसी की वैल्यू गिर जाती है तो जो भी हम चीजें बाहर से इंपोर्ट कराएंगे उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, बेसिकली क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा। समझ गए बात। दीज इम्पोर्टेड गुड्स मे बी इनपुट्स फॉर अदर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। ये जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं, जैसे मान लो क्रूड ऑयल है, वो क्या है, रॉ मटेरियल का काम करता है। ठीक है, क्रूड ऑयल से पेट्रोल या डीजल निकलता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, और ये जो पेंट करने वाली कंपनीज हैं ये भी इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं, तो इनके लिए तो रॉ मटेरियल है, तो इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, सब कुछ ही महंगा हो जाएगा। समझ की बात। देयरफॉर rise in price of imported goods would mean rise in the prices of many domestically produced goods and therefore in the general price level of the country. कहने की बात ये कि जब भी एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होता है तो ज्यादातर हमारे कंट्री की वैल्यू अगर गिरती है तो इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो जाएंगे। इंपोर्टेड गुड महंगे हो जाएंगे तो वो इंपोर्टेड गुड सारे कंट्री के अंदर जो यूज होते हैं, इंडिया में तो एग्जांपल क्रूड ऑयल का ले सकते हैं, तो क्रूड ऑयल के महंगा होने की वजह से जो रॉ मटेरियल लेता है क्रूड ऑयल को या फिर पेट्रोल डीजल यूज करता है उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, तो पूरी इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है डिप्राइव्स स्टेबिलिटी। Another criticism of flexible exchange rate is that it deprives the world economy a stable medium of exchange. This would adversely affect the world trade. तो वही बात घुमा फिरा के कि भाई जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होगा उतना ही एक्सचेंज रेट हर 2-2 मिनट के बाद चेंज होता रहेगा, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो डिप्राइव कर जाएगी स्टेबिलिटी से, बल्कि स्टेबिलिटी से एकदम दूर हो जाएगी। हर 2-2 मिनट के बाद डिमांड सप्लाई चेंज होते हैं तो एक्सचेंज रेट चेंज करता रहेगा, इसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड पे बुरा असर पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है इम्प्रैक्टिकल। अब ये इम्प्रैक्टिकल कैसे, ये ध्यान से समझना। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैव इन प्रैक्टिस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को लागू करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक सेकंड के बाद एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हो रहा है। Government may not directly intervene in the foreign exchange market with exchange controls and regulations.
गवर्नमेंट ज़्यादातर डिमांड सप्लाई के हिसाब से एकदम मार्केट में नहीं कूद के डिमांड सप्लाई को कंट्रोल करती। हालांकि कंट्री की जो गवर्नमेंट्स है वो कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं डिमांड सप्लाई को अपने हिसाब से, वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मगर डायरेक्टली तो नहीं ना करती। बट मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट विल ऑलवेज हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट के चेंज होने से गवर्नमेंट की जो फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी है उनके ऊपर भी बड़ा तकड़ा असर पड़ता है। अगर मान लो हमारा रेट बढ़ गया, मतलब मैं बता रहा हूँ डॉलर महंगा हो गया, तो हमारे कंट्री को नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाहर से जो क्रूड ऑयल हम मंगाते हैं वो हमें महंगा पड़ना शुरू हो जाएगा। अब हमें ज़्यादा डॉलर देने पड़ेंगे, उसकी वजह से सरकार को अपनी फिजिकल पॉलिसी, टैक्स एंड खर्चे में चेंजेस करने पड़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को लागू करना काफ़ी इम्प्रैक्टिकल टाइप से मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर 2 मिनट के बाद एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होगा, जिसकी वजह से मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज में एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती हैं। दस द एक्सचेंज रेट विल नॉट बी डिटर्मिन्ड सोली बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिमांड सप्लाई के हिसाब से ही रेट तय होगा। कुछ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स अपने कंट्री के डिमांड और सप्लाई को भी कंट्रोल कर लेती हैं, ताकि वो अपने एक्सचेंज रेट को अच्छा बना सके जो उनके कंट्री के लिए फायदेमंद है। दिस विल बी इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसीज। मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज के हिसाब से भी डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ कंट्रीज करती भी हैं, ताकि वो अपने कंट्री को मजबूत तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी में पेश कर सके। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट काफ़ी इम्प्रैक्टिकल है। डिमांड सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, कौन कंट्रोल कर रहा है ये भी नहीं पता लगता। मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई हर 2-2 मिनट के बाद चेंज हो रही है, वो भी जो है काफ़ी डिटर्मिन करना मुश्किल हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और टॉपिक का नाम है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी वर्सेस डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन में क्या फर्क होता है वो डिस्कस करेंगे। छोटी सी वीडियो है। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी को क्या कहा जाता है? इट इज अ सिचुएशन ऑफ फॉल इन एक्सचेंज रेट। इसको एक्सचेंज रेट में गिरना कहा जाता है। मगर दूसरी तरफ डेप्रिसिएशन को राइज इन एक्सचेंज रेट कहा जाता है। ये बात याद रखनी है। एप्रिसिएशन को फॉल और डेप्रिसिएशन को राइज, उल्टा है थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या है? लेस रुपीज आर नीडेड टू बाय $1। पहले $1 80 का था, तो अब $1 70 में मिल गया, तो मतलब जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी एप्रिसिएशन हो गई। दूसरी तरफ डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मोर रुपीज आर नीडेड टू बाय $1। दैट इज, पहले 80 रुपए में खरीद रहे थे, अब 85 में खरीद रहे हो, तो मतलब हमारी डोमेस्टिक करेंसी का बेड़ा गर्क हो गया है, मतलब डेप्रिसिएशन हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ causes are increase in supply of foreign currency and decrease in demand for foreign currency। हमारी करेंसी अप्रिशिएट सिर्फ तभी करती है जब फॉरेन करेंसी की अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जब फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाए, और जो जो मतलब फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो गिर जाए, तभी डिमांड और सप्लाई की वजह से एप्रिसिएशन हो सकती है। दूसरी तरफ डेप्रिसिएशन के क्या कॉजेज हो सकते हैं? कॉजेज आर इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, मतलब अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ गई तो भी हमारी वैल्यू डेप्रिशिएट कर जाएगी। और डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, अगर उनकी सप्लाई डिक्रीज हो गई तो भी तो उनकी सप्लाई कम हो जाएगी, हमारी करेंसी फिर भी डेप्रिशिएट कर जाएगी, और उनकी उनकी डिमांड बढ़ गई तो भी हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी। ओवरऑल डिमांड और सप्लाई के चेंज आने से ही एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन आता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और टॉपिक का नाम है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है। पुराने ज़माने में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की थोड़ी डिफरेंट मीनिंग होता था, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे। तो सिंपल वर्ड्स में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो रेट होता था जो सरकार फिक्स कर देती थी और वो उतना का उतना ही रहता था, ठीक है। एक्सचेंज रेट इज सेट टू बी फिक्स्ड व्हेन इट इज सेट एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट एट अ पर्टिकुलर लेवल। सरकार सेट कर देती थी और उसी लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करती थी। द गवर्नमेंट में सेट इट एट अ लेवल हायर और लोअर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट एज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो सरकार क्या करती थी? जो भी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से रेट तय होता था, उसके ऊपर या नीचे तय करने की कोशिश करती थी और उसको लगातार मेंटेन करती थी, ठीक है। अब इसमें दो सिचुएशंस आ जाती हैं, व्हेन द एक्सचेंज रेट इज सेट हायर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, और दूसरी तरफ व्हेन द एक्सचेंज रेट इज सेट लोअर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। तो दोनों सिचुएशन डिस्कस करेंगे। पहली सिचुएशन है व्हेन द एक्सचेंज रेट इज सेट हायर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, जब भी एक्सचेंज रेट को इक्विलिब्रियम रेट से हायर सेट किया जाता था, ठीक है, तो उसी को मेंटेन किया जाता था। तो ये डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ये सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज।
ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है। तो इक्विलिब्रियम तो कह रहा है कि 80 है, ठीक है, मगर सरकार ने 85 तय करनी है, मतलब 85 सेट करके रखनी है। तो और अगर इसी को मेंटेन करके रखेगी गवर्नमेंट, कैसे मेंटेन करेगी वो अगली वीडियो में लेके आऊंगा। और अगर आप ये फुल चैप्टर देख रहे हैं पूरी वीडियो का तो एक साथ देखना, तभी समझ आएगा। तो सरकार ने ऊपर 85 पे सेट कर दिया, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करना है तो कैसे करना है? OR इज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज वेयर $1 इज 80 rupees. OR1 is the exchange rate as set by the government where $1 is equals to 85. Here the value of the domestic currency has been deliberately lowered by the government. तो सरकार ने क्या किया? अपनी करेंसी की सप्लाई बढ़ा के, ठीक है, या डॉलर्स वगैरह खरीद के उनकी डिमांड बढ़ा दी और अपनी सप्लाई बढ़ा दी। इससे हमारी करेंसी की वैल्यू थोड़ी गिर गई, डेलिबरेटली गिरा दी। दिस इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन। यहाँ पे याद रखना, डीवैल्यूएशन क्या होता है? इट इज डिफरेंट फ्रॉम डेप्रिसिएशन। डीवैल्यूएशन होता है जब गवर्नमेंट इंटरवीन करके अपनी करेंसी की वैल्यू खुद गिराए, और डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब डिमांड सप्लाई की वजह से गिरे। इस चीज को मैंने हल्का सा डिफाइन करने की कोशिश की है, डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और डेप्रिसिएशन। डीवैल्यूएशन क्या है? इट अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी is deliberately reduced by the government by raising the exchange rate by raised exchange rate आना चाहिए था यहाँ पे, चलो मैं ये कर लेता हूँ, by raised, या फिर यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, by raising the exchange rate and the forces of demand and supply play no role. सिंपल वर्ड्स में, जब भी डिवैल्यूएशन होता है तो सरकार डेलिबरेटली अपनी करेंसी की वैल्यू गिराती है, ठीक है, या फिर एक्सचेंज रेट को बढ़ाती है, ठीक है, और डिमांड और सप्लाई का कोई रोल ही नहीं होता। दूसरी तरफ डेप्रिसिएशन में क्या होता है? इट अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिड्यूसेस in the international market because of the market forces of demand and supply, government plays no role. तो जहां गवर्नमेंट रोल प्ले करती है वो डिवैल्यूएशन होती है, और जहां डिमांड एंड सप्लाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं, व्हेन द एक्सचेंज रेट इज सेट लोअर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। तो इसमें डिमांड और सप्लाई के हिसाब से रेट ऑफ एक्सचेंज तो 80 चल रहा था, ठीक है, मगर सरकार ने डेलिबरेटली रिड्यूस किया है एक्सचेंज रेट, मतलब अपनी वैल्यू को रीवैल्यूएशन मतलब बढ़ाया है। समझ गए बात? थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। OR इज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट वेयर $1 इज 80 rupees, ठीक है। OR1 इज द एक्सचेंज रेट सेट बाय द गवर्नमेंट वेयर $1 इज इक्वल्स टू 75 rupees, ये वाला रेट, ठीक है। अब हेयर द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी हैज बीन डेलिबरेटली रेज्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ा दी है। दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन इज डिफरेंट फ्रॉम एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन कब होती है? डिमांड और सप्लाई की वजह से। रीवैल्यूएशन होती है सरकार की इंटरफेरेंस की वजह से। इस चीज को मैंने डिस्कस किया है, रीवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। तो अब शुरू करते हैं इसको। इट अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज डेलिबरेटली रेज्ड बाय द गवर्नमेंट बाय लोअरिंग द एक्सचेंज रेट एंड द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्ले नो रोल। मतलब डिमांड एंड सप्लाई का कोई रोल नहीं है, सरकार इंटरवीन करके अपनी वैल्यू को अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ाती है। दूसरी तरफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इट अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी राइजेस इन द इंटरनेशनल मार्केट बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जो है पंगा पड़ता है, समझ के बाद डिमांड और सप्लाई की वजह से हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है। द गवर्नमेंट प्लेज नो रोल, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है। समझ की बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और टॉपिक का नाम है आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट या मेरिट्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। ये जो फिक्स एक्सचेंज रेट है इसके फायदे क्या हैं? मेरिट्स क्या थे, हैं नहीं मतलब थे, ठीक है, क्योंकि अब तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नंबर वाइज चेक करेंगे तो बहुत मजा आएगा। फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर एडवांस्ड इन फेवर ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। कि फिक्स एक्सचेंज रेट के फॉलोइंग फायदे थे। पहला फायदा क्या है? एनकरेजमेंट टू इंटरनेशनल ट्रेड। सिंपल वर्ड्स में खुद सोचो, जब एक्सचेंज रेट फिक्स रहेगा, कोई अनसर्टेनिटी नहीं आएगी, तो ट्रेड तो बढ़ेगा ना। फिक्स एक्सचेंज रेट या फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज इम्पार्ट्स सर्टेनिटी और स्टेबिलिटी इन द इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि स्टेबल रहता था। फॉरनर्स नो इट फॉर सर्टेन हाउ मच डोमेस्टिक करेंसी दे नीड टू import goods, how much domestic currency they need to import goods and services, and how much domestic currency they will get
फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्टेड। तो जो फॉरेनर होते थे या जो ट्रेडर्स होते थे उनको पहले ही पता होता था कि भाई इतनी करेंसी देंगे तो बाहर से इतना सामान आ जाएगा, या हम बाहर जाके सामान बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें इतना पैसा मिल जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट फिक्स रहता था। समझिए बात। दिस एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी एनकरेजेस एंड प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड। तो जब ये सर्टेनिटी थी, पता होता था कि क्या रेट रहेगा, उसकी वजह से क्या होता था, एक्सचेंज रेट जो था स्टेबल रहता था। मतलब एक्सचेंज रेट स्टेबल रहता था, तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो प्रमोट होता था। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। फॉरेन कैपिटल इज मोस्ट एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी कंट्री ने किसी भी कंट्री ने, किसी भी मुल्क ने तरक्की करनी है, तो उसके लिए बाहर का पैसा, जो FDIs या FIIs आती हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट will be possible only if exchange rate is stable and there will be no uncertainty in the foreign exchange market। अब अगर लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा फॉरेन का पैसा इन्वेस्टमेंट्स एंड FIIs करनी है, तो जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल रहना चाहिए। आप खुद सोचो, फॉरेनर्स अपना पैसा किसी कंट्री में क्यों लेके जाएंगे जिसका एक्सचेंज रेट अनस्टेबल है? उनको पता ही नहीं कि जितना पैसा हमने डाला है, क्या पता उतना निकले भी या ना निकले। समझ गए बात। तो एक्सचेंज रेट स्टेबल होगा तभी एक पर्टिकुलर कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से पैसे का इनफ्लो बढ़ेगा। इफ एक्सचेंज रेट इज सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस, फॉरेन इन्वेस्टर्स विल नॉट गो फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज लगातार फ्लक्चुएट करता रहेगा एक्सचेंज रेट, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो कहेंगे हम अपना पैसा इस कंट्री में क्यों डालेंगे, तो ऊपर नीचे होता जा रहा है एक्सचेंज रेट। समझ की बात। इट विल हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब बाहर का पैसा नहीं आएगा तो कंट्री डेवलप कैसे करेगी? ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो बाहर का पैसा बहुत जरूरी होता है। हेंस फिक्स एक्सचेंज रेट विल प्रूव हेल्पफुल इन एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब इससे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। अगर एक्सचेंज रेट स्टेबल रहेगा तो बाहर से पैसा काफी ज्यादा आता रहता है, फॉरेन कैपिटल जिसको कहते हैं, या FII या FDI कहते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट आ जाता है, बाहर जो मेरे घर के बाहर डॉग्स बहुत बार्क कर रहे हैं, उनका मुंह में बंद नहीं करवा सकता, मजबूरी है, वीडियो भी बंद नहीं कर सकता, आप लोगों को पढ़ाना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड ऑफ स्पेकुलेशन। कुछ लोगों का ये मानना था कि स्पेकुलेशन खत्म हो जाती है, मगर जब इसका डीमेरिट कराऊंगा तो बताऊंगा खत्म नहीं होती। इसमें यह आर्गूमेंट दिया गया है क्योंकि एक्सचेंज रेट फिक्स रहेगा। अब जब लोगों को पता है, और जो बड़े बड़े स्पेकुलेटर्स हैं उनको पता है एक्सचेंज रेट फिक्स रहना है, तो वो कहेंगे क्या फायदा फिर स्पेकुलेट करके, मतलब क्या फायदा इसको जमाखोरी करके, कल को भी रेट यही रहना है। समझ गए बात। देर इज नो अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर एज अ रिजल्ट ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। हमें फ्यूचर के बारे में बिल्कुल जो है वो पता है, क्योंकि एक्सचेंज रेट फिक्स रहता है। इट कैन नॉट बी इट कैन बी एंटिसिपेटेड एंड कैलकुलेटेड इन एडवांस। जो फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में पहले ही पता होगा, हम पहले से कैलकुलेट करके सारी चीजें बैठे होंगे। थस देर विल बी नो स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन। तो ये कहा गया कि स्पेकुलेशन लोग नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सचेंज रेट जो है स्टेबल रहता है और सबको पता है कि ये रेट रहेगा। द एलिमेंट ऑफ स्पेकुलेशन इन एक्सचेंज रेट टेक्स प्लेस ओनली व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द एक्सचेंज रेट। आप डॉलर को जमा कब करोगे? जब आपके दिमाग में है कि कल को महंगा होएगा तो बेचूंगा, फायदा उठाऊंगा। समझ की बात। मगर आपको अगर यही पता लग जाए कि एक्सचेंज रेट तो स्टेबल रहना है, फिर आपका कोई मोटिव ही नहीं रहेगा कि क्यों डॉलर को लगाना, आज भी इतने का खरीदेंगे, कल भी उतने का खरीदेंगे। चांसेस ऑफ स्पेकुलेशन बिकम्स रिमोट ड्यू टू फिक्स एक्सचेंज रेट। तो जब भी फिक्स एक्सचेंज रेट रहता है तो चांसेस क्या होते हैं, फ्लक्चुएशन के कोई होते नहीं है, इसलिए स्पेकुलेशन ना के बराबर होती है। नेक्स्ट आ जाता है सूटेबल फॉर करेंसी एरियाज। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज मोस्ट सूटेबल फॉर करेंसी एरियाज लाइक स्टर्लिंग एरियाज। तो करेंसी एरियाज या स्टर्लिंग एरियाज वो एरियाज होते हैं जो कॉमन होते हैं, जिनमें एक ही करेंसी चल रही होती है। फॉर एग्जांपल यूरो। ठीक है। जैसे यूरोपियन यूनियन में यूरो चल रहा होता है, तो अगर उन पर्टिकुलर एरियाज में जो 5-7 कंट्री हैं उसमें अगर एक ही करेंसी चल रही है, तो उसमें अगर एक्सचेंज रेट स्टेबल रहता है तो उन करेंसी एरियाज के लिए काफी फायदा होता है, उसमें ट्रेड एक्टिविटी बढ़ जाती है। इफ एक्सचेंज रेट इज फ्लेक्सिबल, ऊपर नीचे होता रहेगा, चेंज इन एक्सचेंज रेट ऑफ वन करेंसी इन द एरिया विल कॉज चेंज इन द एक्सचेंज रेट्स ऑफ ऑल अदर कंट्रीज इन दैट एरिया। अगर यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं, तो अगर एक कंट्री ने अपने करेंसी को चेंज कर लिया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के चलते हुए, तो उस यूरोपियन यूनियन की बाकी सारी करेंसीज पे या बाकी कंट्रीज पे काफी ज्यादा असर पड़ेगा। इट विल हैव बैड इफेक्ट्स ऑन द कंट्रीज ऑफ द सेम एरिया। समझ गई बात। हेंस टू इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द एरिया, फिक्स एक्सचेंज रेट इज मस्ट। तो फिक्स एक्सचेंज रेट काफी मस्ट है, काफी जरूरी है। अगर हमने पूरा का पूरा जो एरिया है, मतलब 5-7 कंट्री 10 कंट्री हैं, जो भी उनके आपस में म्यूचुअल एक यूनियन बनी हुई है ट्रेड करने के लिए, जैसे यूरोपियन यूनियन है, वैसे सार्क है, कई कंट्रीज ने अपनी अपनी यूनियन बनाई हुई है, आपको पता ही है। तो उन कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज रेट फिक्स रहेगा, तो
करेंसी एरियाज के लिए अच्छा रहेगा। अगर फ्लेक्सिबल रहेगा तो एक कंट्री की करेंसी का एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होगा तो बाकी सब पे नेगेटिव असर हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनल स्टेबिलिटी। अब डॉग लगातार भाग कर रहे हैं, कोई लग रहा है बाहर आ गया, मैंने तो पाले नहीं हुए मगर गली के हैं तो मैं कुछ कर नहीं सकता इनका मुंह बंद कराने के लिए, ठीक है। ना ही मैं करोड़पति यूट्यूबर हूँ जिसके पास करोड़ों रुपए के मतलब लाखों रुपए के इंस्ट्रूमेंट है जिससे नॉइस कैंसिलेशन हो जाती है, ठीक है। मेरा मकसद आपको पढ़ाना, तो चाहे जितना मर्जी डिस्टर्ब करता रहे डॉग, मैं अपने मकसद में कामयाब होके ही रहूंगा। बिकॉज ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट देयर इज वेरी लिटिल लाइकलीहुड ऑफ प्राइस लेवल टू राइज। इंटरनल स्टेबिलिटी रहती है क्योंकि एक्सचेंज रेट में चेंजेस नहीं आते। आजकल आपने देखा है ना, डॉलर का रेट महंगा हुआ, पेट्रोल डीजल 2 मिनट में महंगे हो जाते हैं। तो उस टाइम पे जब एक्सचेंज रेट फिक्स रहता था तो प्राइस लेवल को राइज करने में काफी प्रॉब्लम होती थी और एक्सचेंज रेट फिक्स की वजह से प्राइजेस इतनी तेजी से बढ़ते नहीं थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन इंटरनल स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होता है, हमारे घर के प्राइजेस पहले ऊपर नीचे हो जाते हैं, समझ गए बात। नेक्स्ट आ जाता है एनकरेजमेंट टू कैपिटल फॉर्मेशन। स्टेबल कैपिटल फॉर्मेशन मतलब बाहर से इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना, ठीक है। तो स्टेबल एक्सचेंज रेट हैज अ फेवरेबल इफेक्ट ऑन कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टर्स आर होपफुल अबाउट द नियर फिक्सिटी ऑफ द एक्सचेंज रेट इन द फ्यूचर। जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको पता होता है कि जो एक्सचेंज रेट है वो ऑलमोस्ट फिक्स रहेगा। दे विल हैव नो टेंडेंसी टू कीप देयर वेल्थ इन द फॉर्म इन द लिक्विड फॉर्म इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ द चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट। तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि भाई अपना सारा का सारा पैसा कैश में रख दें और फिर बाद में फ्यूचर में उसको कहीं खर्च करें। तो वो कहेंगे जो कैश पड़ा उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं और उससे कोई ना कोई काम कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रेदर दे वुड लाइक टू इन्वेस्ट इट। वो कहीं ना कहीं पैसे इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से उनको पता है पैसे कई गुना हो जाते हैं और बैंक में पड़े रहने से पैसे कई गुना नहीं हो सकते। इन दिस वे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट विल प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन एंड देयर बाय हेल्प इन इंक्रीजिंग आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। तो इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट है, उनको पता है एक्सचेंज रेट फिक्स रहेगा तो वो एनकरेज फील करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट बढ़ेगी और कंट्री में कई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आऊँ। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और टॉपिक का नाम है आर्गुमेंट्स अगेंस्ट फिक्स एक्सचेंज रेट। जो फिक्स एक्सचेंज रेट था उस टाइम पे उसकी क्या खामियां थी, क्या कमियां थी, क्या डिमेरिट्स थी, वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूंगा इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नंबर वाइज चेक करेंगे और नंबर वाइज पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर एडवांस्ड अगेंस्ट फिक्स एक्सचेंज रेट। सबसे पहला आ जाता है नॉट वेरी हेल्पफुल इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। पुराने टाइम पे हम ये मेरिट्स में कह रहे थे स्टेबिलिटी होगी तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, स्टेबिलिटी होगी एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, इसकी बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे थे पुरानी वीडियो में। मगर ये आपको पता है कि पुराने टाइम से ज्यादा इस टाइम पे ट्रेड हो रहा है और इस टाइम पे फिक्स एक्सचेंज रेट तो नहीं है ना, फ्लेक्सिबल है ना। इट इज हिस्टोरिकली रॉन्ग दैट फिक्स एक्सचेंज रेट promotes international trade. Rather, global history testifies that flexible exchange rate has proved quite helpful in developing trade ties among the nations. तो जैसे जैसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आया 1977 के बाद वैसे वैसे ट्रेड कई गुना बढ़ गया है, ठीक है ना। कंट्रीज का ट्रेड कई गुना मेनी टाइम्स बढ़ गया। तो हम ये तो नहीं ना कह सकते कि पुराने टाइम पे फिक्स एक्सचेंज रेट था इसीलिए भाई ट्रेड ज्यादा होता था, समझ की बात। वो आर्गुमेंट तो फेल हो गया। सेकंड आ जाता है नॉट रियल रेट ऑफ एक्सचेंज। जो फिक्स एक्सचेंज रेट होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे सरकार ने अपने हिसाब से फिक्स किया होता है, सिचुएशन के चेंज होने से तो चेंज ही नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फिक्स एक्सचेंज रेट है वो कोई भी रियल टाइप का रेट ऑफ एक्सचेंज नहीं है क्योंकि वो सिचुएशन के चेंज होने से अपने आप को चेंज नहीं कर पाता। और भी कई रीजन है। फिक्स एक्सचेंज रेट इज एन आर्टिफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज। इसको आर्टिफिशियल रेट कहा जाता है, सरकार फिक्स कर देती है। इन ऑर्डर टू मेंटेन इट गवर्नमेंट हैज टू इम्पोज सेवरल रिस्ट्रिक्शंस। सरकार को इस एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए कई टाइप की रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है, इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे, सोने के रेट पे, कुछ ना कुछ, ठीक है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द रियल इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ अ कंट्री। ये कंट्री की रियल सिचुएशन को नहीं बताता क्योंकि सरकार अपने हिसाब से तय करती है ना कि एक्सचेंज रेट कितना होगा। सच a situation comes to surface when a crisis befall the country. तो ऐसा तब आता है जब कोई भी कंट्री क्राइसिस में आ जाता है, तब पता लगता है कि भाई इस कंट्री में तो डिप्रेशन या रिसेशन आ गया है और इसकी करेंसी जो है वो भी सपोर्ट नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स के हिसाब से अपनी इकोनॉमी को देखते हुए उन्होंने एक्सचेंज रेट तय नहीं किया, अपनी मर्जी से तय किया गोल्ड की टर्म्स में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नो एलिमिनेशन ऑफ स्पेकुलेशन। फिक्स एक्सचेंज रेट का सबसे बड़ा मेरिट था कि लोग स्पेकुलेशन तो नहीं करेंगे क्योंकि एक्सचेंज रेट तो सेम रहता है, बट ऐसा नहीं है। इट इज ऑल्सो नॉट ट्रू
दैट फिक्स एक्सचेंज रेट एलिमिनेट स्पेकुलेशन। जो स्पेकुलेशन करने वाले हैं वो तो स्पेकुलेशन करते ही रहेंगे कि भाई डॉलर जमा कर लो जमा कर लो। अब जिसके पास 2 नंबर की कमाई है वो डॉलर में आ रही है तो वो तो डॉलर में जमाखोरी करेगा ही, ठीक है। एक्चुअल एक्सपीरियंस इज अगेंस्ट दिस असर्शन। ये जो असर्शन है, ये जो लॉ या फिर ये जो कईयों ने अपनी पत्थर की लकीर बनाया कि भाई फिक्स एक्सचेंज रेट में स्पेकुलेशन नहीं हो सकती, इसमें भी हो सकती है। इवन अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट द डेंजर ऑफ स्पेकुलेशन लूम्स लार्ज। तो मतलब इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डेंजर रहता है कि लोग स्पेकुलेशन या जो स्पेकुलेटर्स हैं वो बड़ी मात्रा में डॉलर जमाखोरी ना कर लें। द स्पेकुलेटर्स सक्सीड इन क्रिएटिंग अ सिचुएशन दैट गिव्स राइज इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टेबिलिटी। स्पेकुलेटर्स बहुत ज़्यादा डॉलर इकट्ठे कर लेंगे तो उससे भी इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ सकता है। ज़्यादातर डॉलर स्पेकुलेटर ने इकट्ठे कर लिए तो मार्केट में बचेंगे नहीं, सप्लाई कम हो जाएगी, रेट ऊपर नीचे हो जाएगा। समझ की बात। डीवैल्यूएशन इन इंडिया in year 1949 was mainly because of the speculation in foreign exchange rate। जो इंडिया में डीवैल्यूएशन की गई थी जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ 1947 में, उसके 2 साल के बाद 1949 में, वो इसीलिए हुआ था कि जो स्पेकुलेटर्स थे उन्होंने काफ़ी फॉरेन करेंसी स्पेकुलेट कर ली तो हमारे कंट्री में गवर्नमेंट को फोर्सफुली अपनी करेंसी को डीवैल्यू करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नॉट नेसेसरी फॉर पर्टिकुलर करेंसी एरियाज। हमने पिछले पॉइंट में मेरिट्स में कहा था कि पर्टिकुलर करेंसी एरियाज के लिए जैसे यूरोपियन यूनियन टाइप है उनके लिए बहुत फ़ायदा रहता है, ठीक है। मगर जब हम डीमेरिट कहते हैं तो कहते हैं इतना भी फ़ायदा नहीं रहता। इसमें दूसरा आर्गूमेंट है द आर्गूमेंट in favor of fixed exchange rate, that is it is suitable for particular currency areas, is also not correct। तो जो बुराई करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि जो इसकी मेरिट थी कि भाई करेंसी एरियाज के लिए सूटेबल है उसके लिए भी सूटेबल नहीं है। विद इन स्टर्लिंग एरिया एक्सचेंज rates have to be undergoing changes because of the political and economic activities among the different countries। जैसे यूरोपियन यूनियन है उनके बीच में भी जो कंट्रीज हैं उनमें भी आपस में पॉलिटिकल एंड सोशियो एंड इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं। कुछ कंट्रीज काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रही हैं और कुछ कंट्रीज उतनी तेज़ी से डेवलप नहीं कर रही या वापस पीछे जा रही हैं, तो उनके एक्सचेंज रेट चेंज होने चाहिए ना। मगर फिक्स एक्सचेंज रेट कहता है ये चेंज ही नहीं होने चाहिए, तो उस केस में तो वो करेंसी एरियाज के लिए अनसूटेबल रहे। जिस कंट्री ने तरक्की की तो ऑब्वियसली उसकी करेंसी का रेट भी बढ़ना चाहिए ना, मगर अगर फिक्स एक्सचेंज रेट होगा तो उसका रेट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। इफ एनी वन कंट्री changed, any of the country or any one country change its rate of exchange, it was not incumbent that the other countries should also change their rates for exchange correspondingly। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में तो अपने आप ही चेंजेस आते रहते हैं, मगर एक कंट्री ने अपने करेंसी का रेट चेंज किया तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को भी अपना चेंज करना पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबल में तो करो ना करो वो तो अपने आप डिमांड सप्लाई के हिसाब से आ जाते हैं। तो पर्टिकुलर करेंसी एरियाज़ के लिए ये इतना सूटेबल नहीं रहा, इसलिए 1977 के बाद इसको चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट आ जाता है नॉट नेसेसरी फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लो। पिछले मेरिट में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर लॉन्ग टर्म में आपने फॉरेन कंट्री से पैसा मंगवाना है तो हमारा रेट स्टेबल होना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो untenable that the absence of fixed exchange rate, in the absence of exchange rate, long term capital flows will be hindered। ये भी कहना गलत होगा कि अगर फिक्स एक्सचेंज रेट नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंट्री में पैसा नहीं आएगा। इवन अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज द इन्वेस्टर्स डू एक्सपेक्ट इन लॉन्ग रन रेट ऑफ एक्सचेंज मस्ट अंडरगो द चेंज। तो अंडर जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, अगर फिक्स एक्सचेंज नहीं भी होता उसमें भी लॉन्ग टर्म में काफ़ी पैसा बाहर से आ जाता है और जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि आने वाले टाइम पे ये एक्सचेंज रेट होगा, उसके हिसाब से आज हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। एज सच they plan long run capital investment abroad after taking into account the eventuality। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी है, बर्गर किंग है या मैकडोनल्ड है, ये कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्रीज में यूएसए से पैसा निकाल के लगाते रहते हैं ना, तो इनके दिमाग में होता है कि फ्यूचर में 10 साल 5 साल के बाद इनका जो इस कंट्री का एक्सचेंज रेट होगा वो ये होगा, इसके हिसाब से मैं आज इतनी इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ और इतना पैसा निकाल लूंगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फिक्स एक्सचेंज रेट में ही एफडीआईज या एफआईआईज होती हैं, फ्लेक्सिबल में भी हो सकती हैं। हेंस स्टेबल एक्सचेंज रेट इज़ नॉट अ प्री कंडीशन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। तो जो स्टेबल एक्सचेंज रेट है, फिक्स एक्सचेंज रेट है, वही प्री कंडीशन नहीं है कि इसी की वजह से जो बाहर से एफडीआई या एफआईआई आएगी फ्लेक्सिबल में नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं कह सकते। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल क्राइसिस। इंटरनेशनल क्राइसिस में मैंने लिखा हुआ है इंटरनेशनल मॉनेटरी क्राइसिस इन द लास्ट फ्यू ईयर्स हैज मेनली बीन ड्यू टू द सिस्टम ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। जो 1977 से पहले जो भी क्राइसिस आ रहे थे कंट्री में, ठीक है, वो क्यों आ रहे थे? क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट था।
all member countries in IMF had linked the exchange rate to their currencies, exchange rate of their countries with the dollar. मतलब हर एक कंट्री ने अपनी करेंसी को डॉलर की टर्म्स में रखा हुआ था. By devaluing the dollar and declaring it as inconvertible currency, American government disintegrated fixed exchange rate system. अब सारी कंट्रीज ने अपनी जो करेंसी थी उसको गोल्ड में या डॉलर में उसको टर्म्स में बताया हुआ था. तो अचानक से क्या हुआ, अमेरिका ने अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर लिया. तो सारी करेंसीज की ऐसी की तैसी हो गई. समझ गए बात, क्योंकि सारी करेंसीज इन टर्म्स ऑफ डॉलर थी. इट वाज ऑन दिस अकाउंट दैट द इंटरनेशनल मॉनेटरी क्राइसिस टुक प्लेस टू मीट द सेम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वाज रिसोर्टेड टू. तो इस वजह से जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो लाया गया, क्योंकि हर एक कंट्री की जो वैल्यू है वो गोल्ड में थी या फिर गोल्ड के अलावा वो डॉलर में थी. तो डॉलर को जब डी वैल्यू किया तो सारी करेंसीज की बेड़ा गर्क हो गया. तो इस चक्कर में 1977 के बाद जो सिस्टम है उसको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के तौर पे लाया गया. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ. चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज एंड टॉपिक का नाम है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट. ये बहुत पुराना जमाने का था और अब ये खत्म हो गया है. खैर, तो डिस्कस करेंगे क्या होता है. इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. चलिए शुरू करते हैं. गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज एन ओल्ड वेरिएंट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. ये एक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का ही ओल्ड वेरिएंट है. पुराने जमाने में ये होता था, अब नहीं होता. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, गोल्ड वाज टेकन एज अ कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन द करेंसीज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज. इसमें क्या होता था, हर एक करेंसी को गोल्ड की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया जाता था. अगर फॉरेन करेंसी देने को नहीं है तो उतने यूनिट का गोल्ड दे दिया जाता था. समझ गई बात. तो ईच कंट्री was to define the value of its currency in terms of gold. हर एक करेंसी को बताना था कि मेरा एक यूनिट इतनी क्वांटिटी ऑफ गोल्ड के बराबर है. Accordingly, the value of one currency in terms of other currency was fixed considering the value of gold. For example, इंडिया में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है. इंडिया में जो 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड है, 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड मान लो वो आ रहा है 50,000 का, ठीक है. और अगर 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड जो फॉरेन कंट्री है उसमें आ रहा है $50 का, $50 का, या फिर मैं एग्जांपल दे देता हूँ, इंडिया में है 50,000 का, ठीक है. एग्जांपल है ये, ठीक है, सीरियस मत लेना. और बाहर आ रहा है $500 का, यहाँ आ रहा है इतने रुपीज का. तो अगर मैं ये कैंसिल कर दूं तो ये 100 हो गया ना. तो मतलब $1 कितने का हो गया, 100 रुपीज का. तो ये एग्जाम्पल थी सिर्फ, ठीक है. तो कहने की बात ये है कि पुराने जमाने में गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहता था कि हर एक करेंसी को गोल्ड की टर्म्स में बताया जाए और बाद में जो गोल्ड की टर्म्स आती हैं उस हिसाब से करेंसीज के आपस में एक्सचेंज रेट तय कर दी जाए. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ. चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और टॉपिक का नाम है ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट. ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट क्या है, इसको डिस्कस करते हैं. और डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. जब से ये सिस्टम शुरू हुआ था तब से यूएस डॉलर की दादागिरी शुरू हो गई थी. वो आपको इस वीडियो के एंड में पता लग जाएगा. तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या करता है, इट अलाउड सम एडजस्टमेंट इवन व्हेन इट वाज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चल रहा था तब भी ये सिस्टम जो था एक्सचेंज रेट में कुछ एडजस्टमेंट को अलाउ करता था. सो इट वाज कॉल्ड एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट. तो इसको एडजस्टेबल पेग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहा जाता था. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इसमें क्या किया जाता था, डिफरेंट करेंसीज वर पेग्ड टू वन करेंसी दैट इज यूएस डॉलर. तो डिफरेंट करेंसीज को यूएस डॉलर की टर्म्स में पैक किया जाता था, मतलब यूएस डॉलर की टर्म्स में कन्वर्ट किया जाता था. यूएस डॉलर वाज असाइंड गोल्ड वैल्यू एट अ फिक्स प्राइस. तो जो यूएस डॉलर था उसको गोल्ड की टर्म्स में फिक्स प्राइस दे दी जाती थी. द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर अल्टीमेटली इम्प्लाइड द वैल्यू ऑफ दैट करेंसी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर. अब देखो, हर एक करेंसी को, जो भी डिफरेंट करेंसीज हैं उसको डॉलर में कन्वर्ट किया और डॉलर को कह दिया कि ये गोल्ड की फिक्स प्राइस रहेगी. तो हर एक करेंसी अल्टीमेटली गोल्ड से रिलेटेड हुई ना. समझ की बात. तो उसके बाद गोल्ड कंटिन्यू टू बी द अल्टीमेट यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन एनी टू कंट्रीज. एडजस्टमेंट इन द पैरिटी वैल्यू ऑफ अ करेंसी वाज पॉसिबल बट ओनली इफ अलाउड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. तो अगर एडजस्टमेंट करनी है पैरिटी वैल्यू में, अभी भी गोल्ड मेन था, जो फोर्थ पॉइंट कहता है,
फिफ्थ पॉइंट कहता है कि अभी भी जो करेंसी है उनकी वैल्यू में चेंज किया जा सकता था, बट अगर IMF अलाउ करे तभी। ठीक है, IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दिस सिस्टम वाज अबेंडन इन 1977 एंड इट वाज रिप्लेस्ड बाय फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ने इसको रिप्लेस कर दिया था क्योंकि इसकी बहुत सारी खामियां थी। फिक्स एक्सचेंज रेट का ये टाइप है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज एंड टॉपिक का नाम है फिक्स एक्सचेंज रेट वर्सेस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फर्स्ट आ जाता है फिक्स एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट। जो फिक्स एक्सचेंज रेट है वहाँ गवर्नमेंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है और गवर्नमेंट फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करती है। दूसरी तरफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या, इट इज डिटरमिन्ड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। डिमांड एंड सप्लाई जो होती है उसमें क्या रेट, मतलब डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जहां डिमांड और सप्लाई बराबर होती है वो एक्सचेंज रेट डिटरमिन होता है और उसको हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं। चेंजेस आर प्लान्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक। फिक्स एक्सचेंज रेट में जो भी चेंजेस करने हैं वो गवर्नमेंट करेगी या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री करेगा। ठीक है, दूसरी तरफ चेंजेस आर लिंक्ड टू डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज ओनली। तो अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में चेंज आता है तो वो सिर्फ डिमांड और सप्लाई की वजह से ही आता है। अब आ जाता है फिक्स एक्सचेंज रेट का पॉइंट। एज सेट एंड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट अ फिक्स एक्सचेंज रेट लीड्स टू डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। तो फिक्स एक्सचेंज रेट के अंडर अपनी करेंसी की वैल्यू गिरती है तो उसे डीवैल्यूएशन बोला जाता है, बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन बोला जाता है। मगर दूसरी तरफ एज डिटरमिन्ड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इट लीड्स टू एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। तो जब भी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है उसे एप्रिसिएशन कहा जाता है और गिरती है तो डेप्रिसिएशन कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होती है। तो अगर डिमांड एंड सप्लाई की वजह से करेंसी बढ़े गिरे उसे क्या कहते हैं, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट, टू मेंटेन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एट अ पर्टिकुलर लेवल द गवर्नमेंट नीड्स टू कीप लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सरकार को काफी ज्यादा फॉरेन करेंसी अपने पास रखनी पड़ती है ताकि अगर रेट एकदम गिर जाए तो मार्केट से खरीद ले या बेच ले ताकि उस रेट को मेंटेन कर सके। दूसरी तरफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डज नॉट रिक्वायर एनी लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एज इट इज सेट बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलती है तो सरकार को फॉरेन करेंसी रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन इज वेरी लो इन द सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। क्योंकि एक्सचेंज रेट फिक्स रहता है तो सरकार या लोग सोचते हैं क्यों मतलब स्पेकुलेशन करनी, डॉलर बढ़ता नहीं, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। दूसरी तरफ डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन इज वेरी हाई इन द सिस्टम ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जैसे रेट गिरता है लोग स्पेकुलेट कर लेते हैं, डॉलर खरीद लेते हैं और जब बढ़ता है बेच देते हैं। तो स्पेकुलेशन के चांसेस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में ज्यादा है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज एंड टॉपिक का नाम है मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग क्या होती है ये डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इवन व्हेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एट टाइम्स सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स टू मैनेज द एक्सचेंज रेट सो दैट इट डज नॉट स्लिप आउट ऑफ द डिजायर्ड लिमिट्स। इट इज कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग। हालांकि आजकल एक्सचेंज रेट डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, मगर कभी कभी सेंट्रल बैंक, कंट्री का हेड बैंक सेंट्रल बैंक जो कि इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो क्या करता है, या किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि डिजायर्ड लिमिट्स, जो अपर लिमिट या लोअर लिमिट उन्होंने सेंट्रल बैंक ने बनाई हुई है, उससे बाहर ही ना निकल जाए एक्सचेंज रेट। मतलब जरूरत से ज्यादा बढ़ ना जाए और जरूरत से ज्यादा गिर ना जाए। इस वजह से एक्सचेंज रेट को मैनेज करने की कोशिश करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और टॉपिक का नाम है सेंट्रल बैंक एंड एक्सचेंज रेट। तो सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का एक्सचेंज रेट को कैसे कंट्रोल करता है वो चीज डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल बैंक एक्सरसाइजेज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट। सेंट्रल बैंक भी जो मार्केट एक्सचेंज रेट होता है, इंटरनेशनल मार्केट में जो एक्सचेंज रेट होता है, उसके ऊपर अपना असर छोड़ता है। कैसे? It is through the sale and it is through the sale and purchase of foreign currency in the international money market। तो सेंट्रल बैंक क्या करता रहता है? सेल एंड परचेज करता रहता है फॉरेन करेंसी का। सेल करता है तो सप्लाई बढ़ा देता है, परचेज करता है तो डिमांड बढ़ा देता है और डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस को कंट्रोल करके एक्सचेंज रेट को डिजायर्ड लिमिट्स के अंदर रखना चाहता है। When the exchange rate needs to be reduced, जब सरकार ने एक्सचेंज रेट को गिराना है तो क्या करेगी? सेंट्रल बैंक रिलीजेस द सप्लाई ऑफ डॉलर इन द एक्सचेंज रेट मार्केट
which reduces the price of dollars as desired, resulting as desired, कॉमा डाल देता हूं यहाँ पे, बोल बोल के गला बैठ गया मेरा, as desired in as desired resulting in the appreciation of domestic currency. सिंपल वर्ड्स में अगर डॉलर को गिराना है, मतलब एक्सचेंज रेट को गिराना है, डॉलर को गिराना है, तो सरकार क्या करेगी? डॉलर की सप्लाई बढ़ा देगी। डॉलर की सप्लाई कैसे बढ़ाएगी? मार्केट में डॉलर बेचेगी और अपनी करेंसी को खरीद लेगी, तो डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी? अप्रिशिएट। मगर दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड when the exchange rate needs to be raised, जब exchange rate को बढ़ाना है, central bank increases the demand for dollars, US dollars in the foreign exchange market, तो वो डॉलर खरीदना शुरू कर देगी ताकि डॉलर का रेट बहुत ज्यादा गिर भी ना जाए। समझ गई बात? On the other things being constant, higher demand for US dollar would raise the price of US dollar as desired. This would lead to depreciation of the domestic currency. अगर डॉलर का रेट बढ़ेगा तो अपनी करेंसी की तो डेप्रिसिएशन ही होगी। सिंपल वर्ड्स में सरकार जब डॉलर का रेट गिराना चाहती है तो मार्केट में डॉलर्स बेचना शुरू कर देती है। सरकार मतलब सेंट्रल बैंक, मतलब आरबीआई। और जब भी डॉलर का रेट बढ़ाना चाहती है तो डॉलर को खरीदना शुरू कर देती है। मैनेज फ्लोटिंग इज एन एक्सरसाइज ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द सेंट्रल बैंक so that the exchange rate is managed within the desired results. तो जब भी सरकार ऐसा करती है या सेंट्रल बैंक ऐसा करता है, डिजायर्ड लिमिट्स के बीच में डॉलर को खरीदने और बेचने की वजह से जो एक्सचेंज रेट है वो डिजायर्ड लिमिट्स के अंडर रखता है, तो उसे मैनेज फ्लोटिंग कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज एंड टॉपिक का नाम है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, इस चीज को डिस्कस करेंगे, इसके फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेफर्स टू द मार्केट फॉर नेशनल करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो एक ऐसी मार्केट है जो कि नेशनल करेंसी से डील करती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की। यहाँ पे क्या होता है? इट इज अ सेंटर, ये एक सेंटर है ऑफ ट्रेड फॉर द करेंसीज। यहाँ पे करेंसीज ट्रेड की जाती हैं, करेंसीज खरीदी बेची जाती हैं। बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, बायर्स एंड सेलर्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विश टू बाय और सेल द फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज। तो वो करते क्या है? बायर्स और सेलर्स होते हैं, वो आपस में करेंसीज को खरीदते बेचते हैं। तो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में करेंसीज का सेल परचेज किया जाता है। अब आ जाता है फंक्शंस। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के मेन फंक्शंस क्या हैं? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। नंबर 1, ट्रांसफर फंक्शन। इसके अंदर ये क्या करता है? इट एम्प्लॉयज ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर, इन टर्म्स लिखना था मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ पे इन टर्म्स लिखना भूल गया। परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज across the different countries of the world. बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन में क्या करता है? ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री। परचेजिंग पावर मतलब जो फॉरेन करेंसी है उसको ट्रांसफर करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पैसे भी तो ट्रांसफर करते हैं ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री। तो ट्रांसफर फंक्शन भी इसका मेन मकसद है। तो जब करेंसी ट्रांसफर कर रहे हैं तो करेंसी क्या है? परचेजिंग पावर ही तो है ना, ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिट फंक्शन, लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाना, ठीक है। इट इम्प्लाइज प्रोविजन ऑफ क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द डिफरेंट करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। डिफरेंट जो कंट्रीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में ये लोन्स को प्रोवाइड कराता है ताकि ट्रेड अच्छी तरीके से हो सके, ठीक है। तो बेसिकली जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है इसका ये मकसद भी है कि ये क्रेडिट फंक्शन प्रोवाइड करे, क्योंकि जब भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसमें जो एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स हैं उनको क्रेडिट चाहिए होता है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, तो वो भी ये प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन में क्या होता है? इट एम्प्लॉइज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क रिलेटेड टू वेरिएशंस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट इज लॉक्ड फॉर फ्यूचर सप्लाईज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सिंपल वर्ड्स में, मैंने किसी फॉरेन कंट्री के बंदे के साथ डील कर ली कि भाई मैं इतना माल खरीदूंगा, इतने रेट पे खरीदूंगा और डॉलर का ये रेट चल रहा है, तो यही रेट के हिसाब से मैं तुझे पे करूंगा। अब मैंने पेमेंट कल करनी थी, हमारी डीलिंग आज होगी, तो कल तक के लिए वो एक्सचेंज रेट लॉक हो जाएगा। इस चीज को हेजिंग फंक्शन कहते हैं, और ये भी कौन प्रोवाइड करवाता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ।
चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज एंड टॉपिक का नाम है स्पॉट मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के अंडर स्पॉट मार्केट क्या होती है, इस चीज को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्पॉट मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज दैट मार्केट विच हैंडल्स ओनली स्पॉट ट्रांजेक्शन्स और करंट ट्रांजेक्शन्स। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में स्पॉट मार्केट वो मार्केट है जिसमें करंट ट्रांजेक्शन्स या ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन्स को ही डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक्स क्या है या फिर इसके फीचर्स क्या है। फर्स्ट फीचर आ जाता है इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ ट्रांजेक्शन स्पॉट मार्केट इज ऑफ डेली नेचर, इट डज नॉट ट्रेड इन फ्यूचर डिलीवरीज। तो स्पॉट मार्केट वो मार्केट है जो करंट ट्रांजेक्शन्स या डेली ट्रांजेक्शन्स या शॉर्ट पीरियड की ट्रांजेक्शन्स करती हैं, आज की आज ही ट्रांजेक्शन्स करती हैं। ये फ्यूचर डिलीवरीज पे काम नहीं करती, क्योंकि फ्यूचर मार्केट में जो काम करता है उसे फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं, जिसकी वीडियो मतलब जिसकी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड आ जाता है द रेट ऑफ एक्सचेंज which is determined in the spot market is known as spot rate of exchange। तो स्पॉट मार्केट में जो एक्सचेंज रेट डिटरमिन किया जाता है उसे स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। द स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज इज दैट रेट which prevails in the time when the transactions are made। तो स्पॉट रेट वो रेट है कि जब भी ट्रांजेक्शन्स आप करने लगे, सेल परचेज करने लगे, उस टाइम पे क्या रेट था उसे स्पॉट रेट कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज एंड टॉपिक का नाम है फॉरवर्ड मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है उस चीज को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फॉरवर्ड मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज दैट मार्केट विच हैंडल्स सच ट्रांजेक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट आर मेंट फॉर फ्यूचर डिलीवरीज। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर मैंने कह दिया कि मैं आपसे फलां दिन 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 1 साल के बाद एक्सचेंज रेट में इतना कर्जा ले रहा हूँ या दे रहा हूँ, इतने मैंने आपको एग्रीमेंट कर लिया। तो जो रेट फ्यूचर में होगा उसको आज ही डिटरमिन किया जाएगा, उसको फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट मार्केट कहा जाता है। समझ गई बात? तो फॉरवर्ड मार्केट वो मार्केट है जो फ्यूचर के रेट को आज ही पता लगा लेती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी फॉरनर से $1 लाख का कर्जा लिया, तो अब 1 साल के बाद तो पता नहीं ना एक्सचेंज रेट क्या होगा मेरी कंट्री का। ठीक है, तो अब वो उस दिन जब मैंने रीपेमेंट करनी है उस टाइम के हिसाब से प्रिडिक्ट करेगा कि आने वाले टाइम पे इसका इतना रेट होगा। उस प्रिडिक्शन को मतलब कई एनालिसिस से किया जा सकता है, रिग्रेशन एनालिसिस है, टाइम सीरीज एनालिसिस है, प्रिडिक्शन के कई तरीके हैं, एक्चुरियल साइंसेस भी यही काम करती है। तो उस तरीके से जो वो रेट ऑफ एक्सचेंज जो फ्यूचर का जो वो डिटरमिन करेंगे उसको फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कहा जाता है। ये सारा का सारा काम फॉरवर्ड मार्केट में किया जाता है। सच ट्रांजेक्शंस आर साइंड टुडे बट आर टू बी मटेरियलाइज और टू बी ऑनर्ड ऑन सम फ्यूचर डेट। आज उसकी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लिया, मटेरियलाइज कर लिया, साइन कर लिया, मगर उसकी डिलीवरी फ्यूचर में मिलेगी। समझ की बात? करेक्टरिस्टिक्स और फ्यूचर और फीचर्स ऑफ फॉरवर्ड मार्केट। पहला, इट ओनली केटर्स टू द फॉरवर्ड ट्रांजेक्शंस। इट डज नॉट डील विद लिखना था स्पॉट ट्रांजेक्शंस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यहां मैं लिख देता हूं इट डज नॉट, यहां लिख देता हूं इट डज नॉट डील विद स्पॉट ट्रांजेक्शंस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये स्पॉट ट्रांजेक्शन से डील नहीं करती। अब अगर मैं मैच देखते देखते वीडियो बनाऊंगा तो यही होगा, कई बार चौका छक्का लग जाता है तो ध्यान उधर चला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इट डिटरमिन्स फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, दैट इज द एक्सचेंज रेट एट विच फॉरवर्ड ट्रांजेक्शंस आर टू बी ऑनर्ड। बेसिकली फॉरवर्ड मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमिन किया जाता है और उस फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं, जो कि किसी फ्यूचर में जाके ऑनर किया जाएगा। समझ गई बात? ऑनर मतलब फ्यूचर में जाके उस एक्सचेंज रेट की डिलीवरी की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और टॉपिक का नाम है स्पॉट मार्केट वर्सेस फॉरवर्ड मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स की ये 2 टाइप्स होती हैं, स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। इस चीज को डिस्कस करेंगे, इनमें डिफरेंसेस क्या है वो डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्पॉट मार्केट में इट हैंडल्स करंट ट्रांजैक्शन। स्पॉट मार्केट में तो जो करंट ट्रांजैक्शंस है वही हैंडल की जाती हैं। करंट में कितने डॉलर कितने रुपए में एक्सचेंज होंगे वो चीज डील की जाती है। बट फॉरवर्ड मार्केट क्या करती है? इट हैंडल्स ट्रांजैक्शंस मेंट फॉर फ्यूचर डिलीवरी। तो ये वो ट्रांजैक्शंस हैंडल करती है जो अभी फ्यूचर में डिलीवर करनी है। समझ गई बात? नेक्स्ट,
मतलब आज का रेट डिटरमिन नहीं कर रही, कई दिनों बाद या कई महीनों बाद, कई सालों बाद का जो है डिटरमिन करेगी। रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमिन्ड रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमिन इन दिस मार्केट इज कॉल्ड स्पॉट एक्सचेंज रेट। तो स्पॉट मार्केट में जो भी एक्सचेंज रेट डिटरमिन किया जाता है उसे स्पॉट एक्सचेंज रेट कहा जाता है। दूसरी तरफ उस जो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है, जो फॉरवर्ड मार्केट है, उसमें जो रेट जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसे फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कहा जाता है। तो इसको मैंने लिखा हुआ है कि रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमिन इन दिस मार्केट इज कॉल्ड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट और कॉन्ट्रैक्टेड एक्सचेंज रेट। ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि इट डज नॉट अलाउ हेजिंग। स्पॉट मार्केट में हेजिंग बिल्कुल नहीं होती, मगर फॉरवर्ड मार्केट में हेजिंग होती है, तो ये हेजिंग को अलाउ करता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।